हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी PYQ सीरीज़ जो है वो शुरू हुई है और इस PYQ सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको UPSC CSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाली हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये 1995 से लेकर 2021 तक के जो है वो कवर किए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई PYQ जो है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs करके ही हमें जो है वो समझ आता है कि भाई यूपीएससी की डिमांड जो है वो क्या है, यूपीएससी कौन से टॉपिक से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। तो भाई ये सीरीज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और सबसे पहले जो हमने शुरू किया है वह किया है पॉलिटी का, यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे पहले मैं जो है वो आपको कराने वाली हूँ। 1995 के क्वेश्चंस मैं आपको पिछले सेशन में जो है वो करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 1996 में आए प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के जो है वो करवाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषदें या राज्य की विधान सभाएं? भाई ध्यान से इसका आंसर सोचिए। चलिए देखते हैं। तो भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो भाई देखिए, जो राज्य की विधान सभाएं होती हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग होती है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होती है। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 54 के तहत जो है वह निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा, और इसके निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महाभियोग अधिकरण की तो राज्य की विधानसभाएं जो है वो महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेती है, लेकिन निर्वाचक मंडल में या निर्वाचक गण का तो भाग होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में? पहला, संसद के केवल लोकसभा के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। चलिए भाई इसका आंसर सोचिए आप लोग। चलिए तो देखते हैं। तो भाई कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में? तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं पर वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात करें तो सी कथन कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, तो भाई ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो भाई मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए जो प्रधानमंत्री होता है वह संसद के किसी भी सदस्य को, चाहे वह किसी भी सदन का हो, उसे जो है वो मंत्रियों के लिए चुन सकता है। अब वह लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी जो है वह हो सकता है। और अगर जो व्यक्ति है वह किसी सदन का सदस्य जो है वह ना भी हो तो भी प्रधानमंत्री जो है वह उसे मंत्री चुन सकता है, परंतु इसके लिए उसे 6 माह के भीतर किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना जो है वो अनिवार्य है, यानी कि वो या तो लोकसभा का सदस्य बने या फिर राज्यसभा का, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह मंत्री जो है वो नहीं रह सकता। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, यानी कि 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियां हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी 21, 14, 7 या 6।
चलिए भाई देखते हैं। तो क्या संख्या होनी चाहिए, 6 जो है वह होनी चाहिए। कैसे? तो भाई देखिए, आप सभी को पता होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, इसके अनुसार लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, और इन सीटों की जो संख्या है वह इनकी जनसंख्या के अनुसार और प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित संख्या के साथ जो है वो दी जाती है। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो दो ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वह 42 है। और वह दो राज्य कौन कौन से हैं? तो भाई वह दो राज्य हैं बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें जो है वो 8 और 6 हैं। चूंकि विकल्प में जो है वो 6 दिया गया है, इसी वजह से विकल्प डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? बॉयकॉट, घेराव, बंद या फिर हड़ताल? तो चलिए भाई देखते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ए, बॉयकॉट। अगर हम बात करें बॉयकॉट शब्द की, तो बॉयकॉट शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा का जो है वो शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है बहिष्कार करना। एक व्यक्ति थे, नाम था उनका कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट। कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट का ब्रिटिश भूमि के ये जो थे ये दलाल थे, और इनका जो था वह आयरलैंड में इन्हीं के समुदाय द्वारा 1880 में समाज से जो था वह बहिष्कार कर दिया गया था। तो भाई विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा इस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो वह है क्या? बॉयकॉट शब्द। ठीक है, और ये किसके नाम पर है? कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट के नाम पर, जिसका 1880 में आयरलैंड में अपने समुदाय के द्वारा समाज से बहिष्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, कारण अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या जो है वो नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो भाई ध्यान से इसका आंसर जो है वो दीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं इस प्रश्न को। पहला कथन बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। तो भाई क्या अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है? तो बिल्कुल भाई ये कथन जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी परिभाषा संविधान में जो है वह नहीं दी गई है। हालांकि संविधान में जो है वह धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनका विवरण जो है वह दिया गया है। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका क्या है भाई? बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा देखो, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो भाई ये कथन भी क्या है? ये कथन भी जो है वो बिल्कुल सही है। हालांकि अगर हम बात करें तो 103वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे संवैधानिक बनाने की संस्तुति जो थी वह प्रस्तुत की गई थी। तो कथन और कारण जो है वो बिल्कुल सही है, और आप देखेंगे कि कारण कथन की जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है भाई? करेक्ट है। श्रीलंका में किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार? तो भाई किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा द्विदलीय पद्धति जो है वो विकसित कर ली गई है। यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां हैं, एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक है कौन सी भाई? आवामी लीग। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है?
ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की, यहां पर लिख लीजिए, स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। ठीक है, तो चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो भाई जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, यह अधिनियम कब का था? 1992 का। तो भाई इसी अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243B के अनुसार सभी राज्यों में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रावधान जो है वो किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का विवरण जो है वो दिया गया है। तो त्रिस्तरीय संरचना जो है वह पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है वो है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज और आपको बता देती हूँ, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ही 11वीं अनुसूची जो थी वह जोड़ी गई थी, जो कि पंचायत से संबंध रखती है। और ये अधिनियम जो था वह लागू कब हुआ था? तो लागू जो हुआ था वह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल का दिन जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वो आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या फिर इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। चलिए भाई देखते हैं इसका जवाब जो है वो क्या होगा। तो भाई देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो होने वाले विवाद है उनका निर्णय करना जो है वह उच्चतम न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है, परंतु कौन सी शक्ति के अंतर्गत? जो मूल अधिकारिता है उसके अंतर्गत जो है वह यह आता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्न कार्य जो है वो कर सकता है, जिसमें भारत सरकार अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हुआ हो तो, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है वह हुआ हो, या फिर एक और भारत सरकार हो व राज्यों अथवा दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच जो विवाद है वह हुआ हो, तो इस पर निर्णय जो है वह ये आपका उच्चतम न्यायालय जो है वह कर सकता है, और ये शक्ति उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो है वह आती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकशील शक्तियों के। इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियां जो है वह दी गई हैं। तो भाई देखिए इसका जवाब क्या होगा? तो ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। भाई ऐसा क्यों होता है? तो भाई इसका मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी भी जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, तो वह सभी न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता के अंतर्गत जो है वो आएगा। कारण ये है कि प्रशासनिक कार्य करते समय वह जो है वो न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक सामान्य प्रशासक जो है वह होता है, प्रशासक। ठीक है, कौन होता है वह? एक सामान्य प्रशासक जो है वह होता है। तो इसी वजह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या फिर चकमा समस्या से। बताइए भाई किससे संबंध रखती है दिनेश गोस्वामी समिति? तो भाई दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वह है निर्वाचन सुधारों से।
देखिए भाई ये कैसे है। तो अगर हम दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें तो इसका गठन जो किया गया था वह 1990 में जो था वह किया गया था, और समिति के द्वारा कुछ सुझाव भी जो थे वह दिए गए थे, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 2 या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर जो है वह पाबंदी लगानी चाहिए। साथ ही साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसकी जमानत राशि भी जो है वो बढ़ाई जानी जो है वो चाहिए। तो ऐसे कुछ सुझाव जो थे वह दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा दिए गए थे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भाई इसका क्या जवाब आएगा? तो इसका जवाब आएगा अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। बाकी मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह सम्मिलित होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लर्नर्स यही था हमारा आज का वीडियो। 1996 के इंडियन पॉलिटी के प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 1997 के प्रश्न जो है वो करवाएंगे इंडियन पॉलिटी के, और जब इंडियन पॉलिटी का समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं आपको हिस्ट्री के करवा दूंगी, और फिर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी और अन्य सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो ये PYQ सेशन जो है वो हमारा चल रहा है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।